हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों कैसे हो सभी लोग? आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही है। दोस्तों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वह है जो कि इसके पहले 3 एमसीक्यू के 3 वीडियो जा चुके हैं। आज हम लोग 4th वीडियो देखेंगे जो कि अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में होगा। इसके बाद जो 5th वीडियो होगा उसमें अलग एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे। ठीक, लेक्चर का वीडियो अलग होगा आपका और एमसीक्यू का वीडियो अलग है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस। कर अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहले अकाउंटिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं मेरे दोस्त, आप अगर के पहला लेक्चर पढ़े होगे तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। यह पहला नंबर होता है, डेटा को आइडेंटिफाई करना पहला नंबर होता है। और उसके बाद रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या दूसरा स्टेप होता है। ठीक, मतलब सेकेंड स्टेप हो जाएगा। और पोस्टिंग टू लेजर थर्ड हो जाएगा, फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फोर्थ हो जाएगा। ठीक, ऐसे होता है। तो आपका फर्स्ट आंसर होगा फर्स्ट का सी। फर्स्ट का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? आपका फर्स्ट का सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था कि फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है? तो अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप होता है ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है जिसको हम लोग देखेंगे कि सेकेंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। हाँ, आइए देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इन अकाउंटिंग बेसिस ऑफ असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस इज, कह रहा है कि अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन करने का क्या बेस होता है? तो पहला है आपका कैश बेसिस है, सेकेंड है आपका एक्रूअल बेसिस, थर्ड है इधर कैश और एक्रूअल बेसिस, और फोर्थ है आपका डी नन ऑफ द एबव। तो मेरे दोस्त या तो हम अकाउंटिंग में आपका हम कैश या फिर एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग को हम जनरली करते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? आपका 2 का सी होगा। ठीक, सेकंड का आंसर क्या होगा? हम या तो अपना ट्रांजैक्शन कैश बेसिस पे रखें या फिर अपना ट्रांजैक्शन हम लोग एक्रूअल बेसिस पे भी रख सकते हैं। दोनों बेसिस से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन कैश बेसिस, थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि इन कैश बेसिस एक्सपेंसेज आर रिकॉर्डेड। कह रहा है कि कैश बेसिस में एक्सपेंसेज रिकॉर्ड किया जाता है व्हेन पेड इन कैश, व्हेन नॉट पेड इन कैश, व्हेन पेड और नॉट पेड इन कैश, नॉन ऑफ द एबव। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जब कैश बेसिस से ट्रांजैक्शन करेंगे, तो जब हम कैश पेड करेंगे तभी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाएगा। जब हम कैश पेड करेंगे तभी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किया जाएगा, अदरवाइज जो है नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। तो कौन सा आंसर सही होगा मेरे दोस्त? आंसर कौन सा आपका सही होगा? फर्स्ट का, सॉरी थर्ड, जो सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन का आपका ए आंसर सही होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? ए आंसर सही होगा। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इन एक्रूअल बेसिस रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। कह रहा है कि एक्रूअल बेसिस में क्या होता है? एक्रूअल बेसिस में हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं? तो एक्रूअल बेसिस में कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, कैश एज वेल एज के क्रेडिट ट्रांजेक्शन, नॉन ऑफ द एबव। फोर्थ आंसर बोल रहा है कि एक्रूअल सिस्टम में हम ट्रांजेक्शन या डेटा को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? तो एक्रूअल सिस्टम में डेटा को हम कैश और क्रेडिट, चाहे वह नगद हो ट्रांजेक्शन चाहे उधारी ट्रांजेक्शन हो, हम दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर क्या होगा? 4 का सी। आंसर क्या होगा 4 का मेरे दोस्त? सी आंसर सही होगा। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा बड़ा है और आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? अंडर द कंपनीज एक्ट, क्या बोला है आपका? अंडर द कंपनी एक्ट। तो अंडर द कंपनीज एक्ट ऑल कंपनीज आर रिक्वायर मेंटेन देयर अकाउंट
अकॉर्डिंग टू, कह रहा है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सभी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? तो सभी अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं एक्रूअल बेसिस पे। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं जनरली, देखो हम चाहे तो कैश ट्रांजेक्शन ओनली रिकॉर्ड करें, चाहे उधारी नगद, दोनों कर सकते हैं, बट कंपनी ने मैंडेटरी कर दिया कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कि आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे एक्रूअल बेसिस पे। किस पे रिकॉर्ड करोगे मेरे दोस्त? एक्रूअल बेसिस पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन, आपके 5 ही क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। कुछ हम ट्रू फॉल्स देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का चैप्टर आपके सामने देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपके सामने है ट्रू एंड फॉल्स। बस आपको बताना है कौन क्वेश्चन ट्रू है कौन फॉल्स है, ठीक है। चलिए, कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। लिखा है, चलो हाँ, लिखा है आपका क्या, इन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑल इनकम आर रिकॉर्डेड वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव इन कैश। कह रहा है एक्रूअल बेसिस पे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वह रिसीव्ड हुआ हो चाहे वह रिसीव्ड न हुआ हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर पीरियड में हो गए हैं तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, चाहे आपका रिसीव्ड हुआ हो चाहे रिसीव्ड न हुआ हो। उसी तरीके से जो एक्सपेंसेज होंगे, चाहे वह पेड हुए हों या नहीं पेड हुए कैश में, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको ये बात आपका ट्रू है। पहला जो है आपका ये बात क्या है, ट्रू है। पहले क्या होगा आपका ट्रू, पहला लाइन क्या होगा ट्रू है। सेकंड क्या है, इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। कह रहा है कि कैश बेसिस में हम कोई डिफरेंस नहीं करते हैं कि कौन रेवेन्यू आइटम है कौन कैपिटल आइटम है। बस हमको कैश से मतलब होता है, कैश पेड किया, कैश रिसीव हुआ, किसकी वजह से कैश आ रहा है और किसकी वजह से कैश जा रहा है, बस उससे मतलब हम लोग रखेंगे। तो आंसर क्या होगा आपका सही, ये आपका सेकंड भी आंसर क्या होगा ट्रू। सेकंड क्वेश्चन भी आपके सामने जो है वो क्या है आपका ट्रू ही है। चलो, नेक्स्ट आपका थर्ड जो है कि इन केस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कह रहा है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को हम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। नहीं मेरे दोस्त, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन को एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो आंसर क्या सही होगा, आंसर सही होगा आपका एक्रूअल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या होगा आपका फॉल्स होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या होगा आपका फॉल्स, मतलब गलत है, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। कह रहा है कि ओरिजिनल एंट्री को, डेटा को रिकॉर्ड करना वह फर्स्ट स्टेप में आएगा। तो ये बात सही है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना और रिकॉर्ड करना फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत ही आता है। तो ये बात आपका जो फोर्थ वाला है, ये फोर्थ वाला जो लाइन लिखा हुआ है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। नहीं, मैं एक अभी बोल दिया था कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और आइडेंटिफाई, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया दोनों। ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। बट यहाँ पे लिखा है कि रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेप। नहीं, आपका फर्स्ट स्टेप नहीं है, ये क्या है आपका फॉल्स है। ये क्या है आपका फॉल्स है, मतलब गलत है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन एक बार हम फिर आपको बता दे रहे हैं कि एक्रूअल बेसिस में अकाउंटिंग प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब जो एक्रूअल बेसिस पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो सही शो करता है। बात 100% सही है। बिकॉज अगर हमने कोई गुड्स 2020-21 के अकाउंटिंग ईयर में मैंने क्रेडिट बेसिस पे सेल किया था या फिर मैंने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किया था, उसको अगर हम नहीं रिकॉर्ड करते मेरा प्रॉफिट एंड लॉस सही नहीं आता। तो एक्रूअल बेसिस पे जो डेटा होता है ट्रू एंड फेयर होता है। तो ये बात क्या है, सही है, ट्रू है, मतलब ये बात क्या है, सही है। सिक्स क्वेश्चन आपका, इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज एज सुन एज गुड्स आर सोल्ड। कह रहा है कि कैश बेसिस पे हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब कर लेते हैं, जब गुड्स को सोल्ड करते हैं। तो ये बात सही है। जब हम गुड्स को सोल्ड करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड कर लेंगे, ठीक है। जब हम उसको सोल्ड करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड कर लेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या सही होगा आपका, 6 का क्या होगा आंसर, इन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एज सुन एज गुड्स आर सोल्ड। मतलब जब हम गुड्स उसको कैश में सोल्ड कर देते हैं तो उसको रिकॉर्ड हम लोग कर लेते हैं। बात क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये बात क्या है आपका 100% ट्रू है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या होता है। मेरे दोस्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या होता है कि दे डायरेक्ट एज टू हाउ द ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। मतलब ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, मतलब क्या बोल रहा है कि ट्रांजेक्शन को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहला है दे डायरेक्ट एज टू हाउ टू ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, पहले ए क्या है। फिर बी बोला है कि दे मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज टू बेसिस ऑन द विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, ऑल ऑफ द अबव। तो पहले का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? पहले का आंसर क्या होगा? पहले का डी होगा। मतलब जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता, मतलब ऑल द अबव। आंसर क्या होगा? पहले का डी। पहले का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? पहले का आंसर होगा डी होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, जो कि सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नीडेड। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नीडेड। कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरत पड़ती है? तो टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मैंने लेक्चर बताया था तो उसमें बताया था कि ट्रांजेक्शन को यूनिफॉर्म करने के लिए, समझ मतलब कि अब जैसे मान लो कि हम 1000 कंपनियों को ऑडिट करने जाएंगे तो 1000 कंपनियों को जो डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करने का जो मेथड होगा, या तो रिटेन आउट वैल्यू या तो स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेथड क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो वही बोला है कि यूनिफॉर्मिटी के लिए होता है, बात सही है। टू लिमिट द एरिया विद इन द विच अकाउंटेंट हैज टू फंक्शन, सही बात है। मतलब अकाउंटिंग का किस किस एरिया में हमको करना है, अकाउंटेंट का क्या काम होगा, यह एक लिमिटेशन प्रोवाइड करता है, एक दायरा प्रोवाइड करता है, बात भी सही है। टू ब्रिंग क्लैरिटी इन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में क्लैरिटी लाता है, ये बात भी 100% सही है। तो सेकंड का आंसर होगा आपका डी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आपका है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फार्मूलेटेड बाई। कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फार्मूलेटेड किया जाता है। कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फार्मूलेटेड किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फार्मूलेटेड बाय प्लानिंग कमीशन, बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, बाय कंपनीज एक्ट, बाय इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका जो अपने मतलब कि कॉमर्स के सेक्टर में जो सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो कि 1 जुलाई 1949 को इस्टेब्लिश हुआ था, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करती है। ठीक है, फॉर्मुलेट करती है। तो थर्ड का आंसर क्या होगा? बी। थर्ड का आंसर क्या होगा? बी होगा। फोर्थ क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूजफुल। कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है किसके लिए यूजफुल हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है किसके लिए यूजफुल है? इन्वेस्टर के लिए, ऑडिटर के लिए, आउटसाइडर के लिए, सभी के लिए। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ का आंसर होगा मेरे दोस्त डी। फोर्थ का आंसर क्या होगा मेरे दोस्त? डी होगा। ठीक, मतलब ऑल दी एबव। चलो फिफ्थ क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुड बी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने लायक होना चाहिए, सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ ईच इंटरप्राइज कैसा होना चाहिए। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? फिफ्थ का आंसर होगा आपका सी, सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, जिससे आसानी से लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन 6 नंबर आपके सामने है। 6 नंबर आपके सामने है। चलो 6 नंबर क्या बोल रहा है आपका कि एडॉप्टिंग एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एडॉप्टिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर। कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए मैंडेटरी है?
6 नंबर बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए मैंडेटरी है। तो ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करना सोल ट्रेडर के लिए नहीं मैंडेटरी है, पार्टनरशिप के लिए नहीं मैंडेटरी है, किसके लिए मैंडेटरी है, कंपनी के लिए। ठीक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के लिए क्या है आपका मेरे दोस्त, जरूरी है। चलो, एज ऑन 1 अप्रैल 2020 द नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय द ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कह रहा है कि ICAI के अकॉर्डिंग कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। तो ICAI के अकॉर्डिंग अभी तक 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जिसमें आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, 2, 3 है ना, 7, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 29, ये जो मैंने नाम लिया, और 14, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, याद कर लेना। ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर सामने, हम लोग कुछ ट्रू फॉल्स देखेंगे, उसके बाद ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। चलो, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा आपको कि ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। लिखा है कि कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर कंपनी, कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के लिए मैंडेटरी है। तो ये बात 100% ट्रू है, सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी के लिए मैंडेटरी है, जरूरी है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन अकाउंटेंट, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो रूल्स रेगुलेशन है, अकाउंटेंट उसको फॉलो करेगा। ये बात भी 100% ट्रू है। क्या है मेरे दोस्त, ये बात भी क्या है, सही है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करा के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम क्या प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, और आसानी से हम एक के कंपनी का डेटा या फिर दूसरे कंपनी के डेटा से हम कंपेयर कर सकते हैं उसके फाइनेंशियल पोजीशन को। तो ये बात भी क्या है, ट्रू है, सही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एम टू इंट्रोड्यूस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एम टू इंट्रोड्यूस रिजिडिटी इन अकाउंटिंग, कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बात क्या है, गलत है, मतलब फॉल्स है। ये बात क्या है, फॉल्स है, गलत है। चलो, नेक्स्ट देखो क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैव इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन एंड फ्रॉड, कह रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैनिपुलेशन या फ्रॉड ज़्यादा बढ़े, बात गलत है। मैनिपुलेट नहीं कर सकते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, फ्रॉड रुके हैं, उल्टा फ्रॉड आपके रुके हैं, क्योंकि आप डिस्क्लोज करोगे, अकाउंटिंग डेटा को दिखाओगे तो आपको गलत नहीं दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फ्रॉड रुके हैं, फ्रॉड एक्चुअल में बढ़े नहीं, ऐसा बात नहीं है, मतलब एक बात क्या है, गलत है। ठीक है, फॉल्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फॉर्मुलेटेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन बनाता है, ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। तो ये बात भी क्या है, 6 नंबर का बात भी क्या है, गलत है। चलिए, ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट MCQ का पढ़ेंगे। ठीक, और इसका अलग से लेक्चर वीडियो भी प्रोवाइड किया जा चुका है, तो आप जाके पहले लेक्चर देख के आओगे, फिर उसके बाद MCQ को सॉल्व करोगे। ठीक, लेक्चर के लिए अलग से फोल्डर है और MCQ का अलग फोल्डर है। थैंक यू वेरी मच।